तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं हेलोरीन के फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन 24 कैरेट डिस्कस कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली हेलोरीन का नहीं है, ये हेलोल्केन का है। कुछ छोटी मोटी इम्परफेक्शन रहेगी बिकॉज हमारे लिए भी नया है 24 कैरेट बनाना, और एक इट इज ए मेगा मेगा टास्क। सो हेलोरीन में क्वेश्चन मिक्स हो गया हेलोल्केन का। पहले कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। आपका कंपाउंड है ब्रोमोमीथेन। टू ब्रोमोब्यूटेन। टू पे लगा है ब्रोमो। चार कार्बन की चेन है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इन वन ब्रोमो ब्यूटेन। टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। चार कंपाउंड है। इसका ऑर्डर छोड़ देते हैं, पहले अपने ज्ञान पे चलते हैं। हेलोल्केनो या हेलोरीनो, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑन इंटरमैग्युलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो इनमें है। वंडरवॉल जो डिपेंड करता है पहले मास फिट साइज। तो आपका फोकस ये है कि जिसका मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो, इसमें एक कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, तो बेसिकली ये आइसोमर्स हो गए। जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है वो सारे एक्चुअली आइसोमर्स हैं। आइसोमर में साइज देखा जाता है। साइज के बारे में हम बताते हैं कि ब्रांचिंग डिक्रीज साइज। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वन ब्रोमो प्रोपेन का, वन ब्रोमो ब्यूटेन का, क्योंकि ये लीनियर माना जाता है। लीनियर मॉलिक्यूल का साइज सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद टू ब्रोमो ब्यूटेन, इसमें हल्की ब्रांचिंग होगी। और जो टू 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 ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन है, आप ड्रॉ भी करोगे तो आपको महसूस होगा कि ब्रांचिंग बढ़ रही है। ये हाईली ब्रांच्ड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इनमें मैं इसलिए साइज देख रहा हूं क्योंकि इनका मास सेम है, इसलिए साइज देख रहा हूं। सबसे पीछे आ जाएगा वन ब्रोमो मीथेन, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। तो क्वेश्चन में हमें बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए थे, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वन ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद टू ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वन ब्रोमो मीथेन। तो आप देखो, हम यहाँ कहीं नहीं ढूंढ रहे होते। हम तो अपने ही खोज में निकले होते हैं, हम अपने आंसर बनाते हैं, आखिरी में मैच कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375। इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 364, क्योंकि यही मैंने आपको ऑर्डर दिया है। देखो, दिस इज द ऑर्डर दैट यू आर फॉलोइंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 346। इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 277। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का संबंध मास से। मास देखो, मास देखो, मास देखो, क्लियर दिख रहा है इसमें दो क्लोरीन है, ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा मास होगा थर्ड का। फिर होगा सेकंड का क्योंकि उसमें एक क्लोरीन है, और फिर होगा फर्स्ट का क्योंकि उसमें कोई क्लोरीन नहीं है। ए मैन्युफैक्चरर इज डिजाइनिंग ए रूम फ्रेशनर टैबलेट। ये क्वेश्चन काफी छाया रहा लास्ट ईयर। यूजिंग ए सॉलिड फॉर्म ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको पता है ये तीन भाई हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको याद है किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है?
तो आपको सिखाया था इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, रीजन दिया गया था इसमें सिमेट्री होती है एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पैक क्लोजली। वो कह रहा है तीन भाइयों में मुझे एक ऐसा आइसोमर बताओ जो स्टेबल रहे एट रूम टेम्परेचर, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, पिघल ना जाए वो। सख्त लौंडा चाहिए इनको, पिघलना नहीं चाहिए। सो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। सो विच आइसोमर शुड बी चूज, तो आंसर है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। रीजन है सिमेट्री, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दो बॉटल्स हैं, एक में आयोडोबेंजीन है, एक में बेंजाइल आयोडाइड है। बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे आयोडीन है। इनके ओरिजिनल टैग खो गए हैं, इनको ए और बी लेबल कर दिया है। अब ये नहीं पता ए कौन है बी कौन है। दोनों टेस्ट ट्यूब में NaOH डाला गया। डाल लो जी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लगी है तो बाहर नहीं आती sp2 कार्बन। ये वाली आयोडीन बाहर आ जाएगी क्योंकि ये बेंजीन के साथ लगी नहीं हुई है। सो NaI बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर रही है, उसके बाद डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। पर जिस टेस्ट ट्यूब में बेंजाइल आयोडाइड लिया होगा उसमें AgI का येलो PPT आ जाएगा। अब बड़ा एंड में आके कहता है सब्सटेंस बी गेव येलो PPT, दिस इज योर सब्सटेंस बी, बेंजाइल आयोडाइड। तो फिर ए हो गया आयोडोबेंजीन, बी हो गया बेंजाइल आयोडाइड, तो ए वाज आयोडोबेंजीन। ये इसमें करेक्ट ऑप्शन मैच होता है। किसकी हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट होगी? तो देखो ज्ञान, हेलो एल्केन की डायपोल मूवमेंट हेलो एरीन से ज्यादा होती है। इसमें हेलो एल्केन है मिथाइल क्लोराइड, तो इसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। ये हेलो एरीन है। अच्छा, इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर ऑपोजिट टू ईच अदर है। इसकी मूवमेंट भी जीरो है क्योंकि यहाँ चार सेम वेक्टर है। चार चार सेम वेक्टर जब टेट्राहेड्रल में लगे होते हैं, इनकी मूवमेंट भी जीरो आ जाती है। सो चॉइस में सिर्फ दो लोग बचे, हेलोल्केन हेलोरीन। ऑब्वियसली हेलोल्केन की डबल मूवमेंट ज्यादा होती है बिकॉज इनमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, चार्ज ज्यादा होता है, ब्ला ब्ला रीजन। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन बिकॉज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की क्लोरीन आसानी से रिएक्ट कर जाती है, आसानी से हट जाती है। और अब आप ये 1 लाख बार सुन रहे हो, डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें? क्लोरोबेंजीन में। sp2 कार्बन किसमें? क्लोरोबेंजीन। सो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन है, इसलिए क्लोरीन बाहर नहीं आती। ट्राइक्लोरो एसिड एसिटाल्डिहाइड में क्लोरोबेंजीन डाला, ये हमने रिएक्शन आपको कराया नहीं था, बट मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि मकसद आपको अगर अभी समझ में नहीं आया इस पैकेज का तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हम आपको अपग्रेड दे रहे हैं, हम आपको CBSE में रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम एंट्रेंस की दीवारें टच कर रहे हैं। ये बेसिकली DDT की प्रिपरेशन है। आपको पढ़ाया गया है अबाउट DDT। ये एक इंसेक्टिसाइड था, मलेरिया और टाइफाइड के इलाज में बड़ा कामयाब था, फिर ये बैन हो गया, उसकी सारी स्टोरीज आपको क्लास में बताई हैं, उसकी प्रिपरेशन है एक्चुअली। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में दो क्लोरोबेंजीन डालते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, पानी का लॉस हो जाता है और ये दोनों बेंजीन कनेक्ट कर जाती हैं यहाँ पे। इसी को DDT कहते हैं। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड, ये क्वेश्चन हेलो एल्केन का है, गलती से लग गया है, आज के लिए इग्नोर कर सकते हो। विल रिपीट अगेन, आप रिपीट करना, मैं तो बता ही रहा हूँ अभी। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, सही बात है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर किडनी डैमेज कर सकते हैं, ये बात भी सही है, इन दोनों बातों का आपस में संबंध नहीं है, बी आंसर है। क्लोरोफॉर्म पुराने जमाने में ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज होता था। अब क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था, इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता था पेशेंट को पुराने जमाने में। 90s की बात कर रहे हैं, 80s की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च सामने आई कि कई पेशेंट ऑपरेशन के बाद उठे ही नहीं, उठ गए। रिसर्च हुई भी, उठे क्यों नहीं, क्या हुआ? तो पता लगा क्लोरोफॉर्म अगर हवा और धूप के प्रभाव में पड़ा रहे तो उसमें एक पॉइजनस गैस डेवलप हो जाती है। ये आपको सिखाएंगे आगे जाके, इसका नाम फॉस्जीन है।
ये पेशेंट्स को मार रही थी, एक्चुअली ये कॉज ऑफ डेथ था, क्योंकि ये रिएक्शन लाइट में, क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे लाइट में कन्वर्ट कर जाता है इन पॉइजनस गैस। तो उन्होंने कहा भाई लाइट ब्लॉक कर दो। लाइट ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जिस शीशी में इसको रख रहे हो वो शीशी काले रंग की होनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक कलर की शीशी में धूप नहीं पाए, धूप अंदर जाएगी नहीं। इसलिए पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी, क्लोरोफॉर्म का ये प्रभाव है कि ज्यादा क्लोरोफॉर्म अगर आप इनहेल कर लो या इंजेक्ट कर लो तो किडनी डैमेज हो सकती है। ये एक अलग बात है, उसका फॉस्जीन गैस से कोई मतलब नहीं है। वो क्लोरोफॉर्म ओवरऑल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो ज्यादा मात्रा में बॉडी के लिए सेफ नहीं है। सो दोनों बातें तो सही है, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितने एजीसीएल बनेंगे? भाव ये है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। मैंने आपको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में छोटी सी बात बताई थी, वो ये थी कि अगर sp2 कार्बन के साथ क्लोरीन लगी हुई है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है और ये टूटने वाला नहीं है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू कम आउट। अब आप ये देख लो, ये क्लोरीन देखो sp2 कार्बन के साथ लगी हुई है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू कम आउट। ये क्लोरीन sp2 कार्बन के साथ लगी हुई है, दिस इज नॉट गोइंग टू कम आउट। पर ये दो क्लोरीन sp2 कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ नहीं लगी हुई है, दे आर गोइंग टू कम आउट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने बनेंगे? आंसर है 2, क्योंकि ये दोनों Cl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेड करके बाहर आ जाएंगी, बाकी ये 2 Cl बाहर नहीं आएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने बनेंगे? 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे अगर मेडिटेट किया जाए तो काफी ज्ञान लिया जा सकता है। तो ये रिकॉर्डिंग आप रिव्यू करो, कोई डाउट हो तो पूछो।